दोनों पार्टियों की पॉलिसी सेम है। कांग्रेस इस देश में जाति जनगणना नहीं करने देती थी, तो बीजेपी करने दे रही है क्या? कांग्रेस ने क्रिमिलेयर नहीं हटाया, बीजेपी ने हटा दिया क्या? कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया, बीजेपी अमल कर रही है। कांग्रेस ने एसईजेड शुरू कर दिया, बीजेपी अमल कर रही है। कांग्रेस ने रिजर्वेशन का नॉन इंप्लीमेंटेशन किया, बीजेपी बोलती है होना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस ने एफडीआई लागू किया, बीजेपी अमल कर दिया। कांग्रेस भूमि सरकारी जमीन टोकन रेट पर देना शुरू किया, बीजेपी दे ही रही है। 13 एयरपोर्ट बेचे ना अभी आपके उत्तर प्रदेश की एयरपोर्ट की, लखनऊ एयरपोर्ट की इनकम कितना है मोरे साहब? सालाना 126 करोड़, और बेचा कितने में? 47,000 करोड़ में। लेते ही अडानी को मतलब 80 करोड़ का फायदा। कांग्रेस कह रही थी 2 रुपया किलो चावल देंगे, आदमी 50 किलो खरीदता था महीने में तो 100 रुपया। ये कह रहे 5 किलो मुफ्त देंगे तब भी 100 रुपया। 40 साल हो गया हम 100 रुपये के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। समझ में आ रही कुछ बातें? और लोग खुश हो रहे, मोदी है तो मुमकिन है। और उससे भी भयानक बात यह है, जो लोग 5 किलो चावल पर निर्भर है, क्या भारत के लोकतंत्र में चुनाव में डिपॉजिट भरने लायक है? डिपॉजिट, सामान्य डिपॉजिट भरने लायक है? मतलब 80% को उन्होंने आउट कर दिया लोकतंत्र के बाहर कि आप लाइन लगाकर वोट दो केवल, और नहीं दोगे तब भी खरीद लेंगे। एडीआर का रिपोर्ट है, एडीआर का रिपोर्ट है 462 लोग करोड़पति है पार्लियामेंट के अंदर। करोड़पति मतलब 1-2 करोड़ नहीं। और 233 क्रिमिनल पार्लियामेंट के अंदर क्रिमिनल लोग बैठे हुए हैं। साधारण आदमी उनके सामने चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। न तो करोड़पति है, ना ही वो दबंग है। और उसके बावजूद भी अगर आप लड़ना चाहते हो तो ईवीएम तो है। उसके बाद आप सोचोगे नहीं नहीं हम लड़ेंगे, तो ईवीएम है, क्या कर लोगे? जो लोग चंद्रयान को यहां बैठे बैठे ऑपरेट कर सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है। और इन 77 साल में जो अभी सिचुएशन जो पैदा हो गई है, जो 5 साल से 17 साल के बच्चे, 10 साल से 17 साल के बच्चे लेबर चाइल्ड है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट पब्लिश किया, पूरी दुनिया के 12% भारत में है। 5 करोड़ बच्चे लेबर चाइल्ड के तहत भारत में काम कर रहे हैं। 5 करोड़ बच्चे। बहुजन समाज मोरे साहब दोहरे चक्कर में फंसा हुआ है। हिंदुत्व के नाम पर अपने आप को दबंग महसूस कर रहा है दूसरों के सामने, और उसी हिंदुत्व में जाति आती है तब अपने को लाचार और कमजोर महसूस कर रहा है। साला डबल मानसिकता हमारी हो चुकी है। गर्व से को हम सब हिंदू एक दंगे फसाद में हम हिंदू के नाम पर अपने आप को और मजबूत अपने आप को बताना चाहते हैं। जैसे ही जाति में आते हैं लाचार और मजलूम दिख रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हम लड़ाई किसकी लड़े, पहले ये तो तय करो। लड़ाई किसकी लड़े? हम लोग अपनी लड़े हैं या दुश्मनों की लड़ाई लड़े हैं? तो जो धार्मिक ध्रुवीकरण से क्या होगा? हिंदू तो मजबूत होगा, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पूरी होगी और आपका सफाया होगा। ओबीसी हिंदू धार्मिक ध्रुवीकरण के लड़ा है और चिल्ला भी रहा है कि हमको अधिकार नहीं मिल रहा है। चिल्ला भी रहा है, मिल नहीं रहा है। तो नहीं मिल रहा है, इसके लिए जिम्मेवार भी आप हो। हमको चाहिए
सामाजिक ध्रुवीकरण, अगर SC ST OBC माइनॉरिटी का अगर सामाजिक ध्रुवीकरण हो गया तो बहुजन बन जाएंगे और मूल्यवासी अपनी ताकत बना लेंगे और इस देश में जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। लेकिन तय तो करो, लड़ाई लड़ना कहाँ है, दुश्मनों की या खुद की। हम तय ही नहीं कर पा रहे लड़ाई, हमको कहां लड़नी है, ये प्रॉब्लम हमारा है। और ये इग्नोरेंस में तय नहीं कर पा रहे, जानबूझकर हम उनकी लड़ाई नहीं लड़े हैं, इग्नोरेंस में। और इस धार्मिक ध्रुवीकरण का परिणाम मैं बता रहा हूं आपको क्या हुआ। एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जो अपने बच्चे उधर जा रहे हैं उनको समझना जरूरी है। आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूं जो बहुत ही भयानक एग्जाम्पल है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। गुजरात के दंगे फसाद हुए थे ना 2002 में। वकानी जी है इधर, 4 लाख मारे थे, 4 लाख। मैं और सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं, ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक, सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं। उसमें सरकार ने, गुजरात सरकार ने बताया कि 2189 लोग मर गए और उसमें केवल 3 ही लोग अपर कास्ट के थे। 2 बनिया थे, एक ब्राह्मण, एक राजपूत था और ब्राह्मण 0। और बाकी मरने वाले कौन? 2186 SC ST OBC माइनॉरिटी। समझ में आ रहा है? और जो गिरफ्तार हुए 1577, 33 लोग अपर कास्ट के लोग गिरफ्तार हुए और 1544 SC ST OBC माइनॉरिटी कोर्ट के चक्कर आज भी काट रहा है। मतलब जो हमको लड़वा रहा है, मरवा रहा है, प्लान जो बना रहा है, प्लान बनाने वाला पहले अपनी सिक्योरिटी का प्लान बनाता है, मालूम है? पहले अपनी सिक्योरिटी, इसमें मुझे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, तब प्लान बनाएगा। तो ये जो, अगर आप हिंदू राष्ट्र की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो आप अपने बच्चों के भविष्य को खत्म करना चाहते हो। एक समय था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, डॉक्टर की जो एग्जाम होती थी और डॉक्टर का सिलेक्शन होता था। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये सरकारी संस्था थी, उसमें आपका प्रतिनिधित्व था और सरकार ने उसको बदल दिया। अब क्या कर दिया 2019 में? NMC कर दिया, नेशनल मेडिकल काउंसिल, स्वायत्त बॉडी। मोटा साहब 21 लोग वो बैठेंगे, आपके बच्चा डॉक्टर बने या ना बने वो तय करेंगे। इस देश में सिखों पर कितना जुल्म हुआ, खालिस्तान के नाम पर भारत के एक भी सिख ने भारत का संविधान जलाया हो, ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। क्रिश्चियनों पर डेली हमला हो रहा है, भारत का एक भी क्रिश्चियन ने संविधान को जलाया हो, ऐसा मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है। मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर डेली हमला हो रहा है, लव जिहाद के नाम पर, राष्ट्र आतंकवाद के नाम पर, देशद्रोही के नाम पर डेली हमला हो रहा है। एक भी मुसलमान ने भारत का संविधान जलाया हो, ऐसा मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है। आदिवासियों को नक्सलाइट के नाम से मारा जा रहा है, एक भी आदिवासी ने भारत का संविधान जलाया हो, एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास। ओबीसी ने भारत का संविधान जलाया हो, शेड्यूल कास्ट ने जलाया हो, एक भी एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं जलाया मालूम है? जो समानतावादी धर्म है उसको भारत का संविधान प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 29 तक, क्योंकि भारत के संविधान में बुनियादी उसके ऊपर है। हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हुआ क्या? हुआ क्या? 77 साल हो गया, सिंगल लाइन पर अमल हुआ, पूरा संविधान तो बाकी है। संविधान उन लोगों को पाबंदी लगा रहा है, असमानता, वैमनस्य, शोषण, उन सारे धर्मों पर पाबंदी लगा रहा है जिनको, जो बुनियादी असमानता के ऊपर है, इनइक्वालिटी के ऊपर है, शोषण के ऊपर है।
वो मनुष्य के ऊपर है, उनको रोक लगा रहा है, ये तुम नहीं कर सकते। इसीलिए वो हिंदू राष्ट्र जो हिंदुत्व के नाम पर बनाना चाहते हैं, उनका आधार वही है। इसीलिए जंतर मंतर पर जलावादन करना चाहूंगा कि जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान करके इस समाज को उस स्तर पर पहुंचाया, और आज के दिन माननीय तीना बानाजी का जन्मदिन है, और 29 तारीख को माननीय पीके कापड़े साहब का स्मृति दिवस है। दोनों को संयुक्त करके हमने एक कार्यक्रम लगाया, और ये कार्यक्रम केवल जन्मदिन और स्मृति दिन मनाने का नहीं है, कार्यक्रम के पीछे का मकसद समझना जरूरी है। क्योंकि समाज में हजारों कार्यक्रम होते रहते, प्रतिदिन होते रहते हैं, लाखों कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मकसद के बगैर कार्यक्रम करोगे रिजल्ट कुछ भी नहीं आने वाला है। साथियों, महापुरुषों के संदर्भ में दो ही लाइन में बात बताकर फिर विषय पर आऊंगा। इस समाज में महापुरुषों के भक्त ज्यादा है, अनुयायी कम है। 14 अप्रैल आ जाएगी तो पूरा देश चैत्य भूमि पर जाओगे ना तो 20 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। इस देश में भक्त ज्यादा पैदा हुए, अनुयायी कम है, और भक्तों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है उस मिशन को आगे बढ़ाए या ना भी बढ़ाए। हाँ, जय जयकार कर सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं कि हमारे लिए उन्होंने क्या क्या किया, क्या करने वाले थे, उस संदर्भ में उनकी कोई ज्यादा जिम्मेवारी नहीं होती है। बांसे को भक्त पैदा नहीं करता, कैडर निर्माण करता है, कार्यकर्ता निर्माण करता है, और उसमें यह एहसास निर्माण करता है कि हमारे महापुरुषों का अधूरा काम कौन सा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। मैं दो बातों का अंतर समझाना चाहूंगा। अनुयायी और भक्त का क्या अंतर है। 1882 में हंटर कमीशन के सामने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे थे, और उनसे प्रेरणा लेकर छत्रपति शाहू महाराज ने अपने संस्थान में 50% रिजर्वेशन लागू किया। एक सामान्य आदमी से ज्योतिराव फुले राजा नहीं थे। शाहू जी महाराज वो लागू किया, 26 जुलाई 1902 को रिजर्वेशन लागू किया। और आपको ताज्जुब लगेगा कि ज्योतिराव फुले और बाबा साहब का कभी कोई दूर दूर तक मिलाप नहीं हुआ, ताकि 1890 में ज्योतिराव फुले चले जाते हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले। 1851 में बाबा साहब का जन्म है। ज्योतिराव फुले के काम को, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के काम को शाहू जी महाराज ने आगे बढ़ाया। वो राजा थे, दे सकते थे, लेकिन अवसर मिला बाबा साहब अम्बेडकर को, संविधान में प्रावधान कर दिया, पूरे भारत में रिजर्वेशन दिया। ज्योतिराव फुले मिले नहीं थे, उनके महापुरुषों को आगे, अनुयायी अपने महापुरुषों का कार्य निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं। तो हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। माननीय दीना बानाजी से, माननीय कापड़े साहब से, माननीय कांचीराम साहब से, संस्थापक जो बामसेप के है, मैं आज तक किसी से भी प्रभावित नहीं हुआ हूं। हाँ, प्रेरित जरूर हुआ हूं महापुरुषों से। प्रभावित होना और
प्रेरित होने में अंतर है। तो इन महापुरुषों से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर हम लोगों ने हमारी जिंदगी का मकसद बनाया और करीबन 30 साल में घर छोड़ा था। अभी 65 साल की उम्र है। 35 साल हम लोगों ने पीछे मुड़कर देखा नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत सारा चढ़ाव उतार आएगा, बहुत सारे संघर्ष आएगा। तो ये जो आज का जो कार्यक्रम है, ये विशेष कार्यक्रम है। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये राष्ट्रीय अति पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृति महासंघ अर्थात जो 29 जातियां सफाई कर्मी हैं उनको अलग से संगठित करने की क्या जरूरत है, कुछ लोगों को लग सकता है। कहने के लिए सारे मूल निवासी है, बहुजन है, कहने के लिए है। अगर उनको समझ में आ जाए तो फिर तो मामला ही कुछ और है ना। नहीं समझ में आ रहा, यही तो प्रॉब्लम है ना। और इसीलिए हमने तय किया कि इन जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए अलग से विशेष प्रयास करना होगा। केवल ब्लेम लगाने से कुछ भी नहीं होगा कि ये समझते नहीं है, ये बाबा साहब के मिशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये सहयोग नहीं करते। हमने उनको समझाया कितना। जो जिन जातियों को विचारधारा समझ में आ गई, क्या उन्होंने अपना दायित्व निभाया? नहीं निभाया और ब्लेम करेंगे तो दोषी आप भी है। अगर आप नहीं जगाओगे, नहीं जागरूक करोगे, निश्चित तौर पर आरएसएस उनको अपने खेमे में लेगा, निश्चित तौर पर बजरंग दल में उनको लेगा। निकालने का तरीका बनाना होगा वहां से मुख्य धारा में। आपको मालूम है DS4 बना था दलित के नाम पर, दलित समाज शोषित संघर्ष समिति। जैसे लोग इकट्ठा हो गए कांचीराम साहब के साथ, कांचीराम साहब ने बहुजन बना दिया। अरे आए तो सही, पहले लोग इकट्ठा तो है ना, बाद में मूल निवासी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये कार्यक्रम विशेष तौर पर पूरे भारत में चलाने का मकसद है, चलाएंगे। क्योंकि दुश्मनों ने इन्हीं का इस्तेमाल किया। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर कामयाब हुए ना, तब गांधी जी ने तुरंत आकर अछूतों का कौन जातियां बाबा साहब को समर्थन कर रही है उनको अलग बनाया। और आप ताजुब करोगे, गांधी जी ने अस्पृश्यता मुक्ति लीग बनाया और उसका चेयरमैन बनाया मदन मोहन मालवीय को कि इनको अलग करो। और फिर हरिजन सेवक संघ गांधी जी ने बाद में बनाया। और बूटा सिंह ने फिर 45 साल कांग्रेस के माध्यम से इनका इस्तेमाल किया। आजकल दुश्मन कर रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल कर रहा है। अभी राम मंदिर के वहां अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि का एयरपोर्ट बना दिया, खुश। अरे यही तो 30 साल पहले नागपुर में बाबा साहब अम्बेडकर के एयरपोर्ट का नाम है। कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। दुश्मनों को जांच से अगर आपको अपने लोगों को निकालना है तो विशेष तौर पर आपको कार्यक्रम बनाकर उनके बीच में जाने का तरीका बनाना होगा, संगठित करने का तरीका बनाना होगा। तब वो दुश्मन से अलग आएंगे, अन्यथा आने वाले नहीं है। आप लाख उनको समझाओ। तो साथियों, ये जो विषय है आज के, जो समय कम है और विषय ज्यादा है, ये एक प्रॉब्लम है। इसमें पहले के जो विषय है वो समझना जरूरी है। लोकतंत्र के नाम पर धार्मिक ध्रुवीकरण, SC ST OBC माइनॉरिटी मूल निवासी बहुजनों की समस्या का मूल कारण है। वे सरकारी विभाग की ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के संदर्भ में है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से बहुजन समाज की सामाजिक जड़ें कमजोर हुई। लोकतंत्र का आधार प्रतिनिधित्व है। भारत के लोकतंत्र का आधार प्रतिनिधित्व है। और जो लोग धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर हिंदुत्व राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसमें प्रतिनिधित्व आपका 0 है।
अगर लोकतंत्र है तो प्रतिनिधित्व है। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, प्रतिनिधित्व जीरो है। समझ में आ रहा है आपको? दोनों का फर्क समझा रहा हूं। भारत का लोकतंत्र प्रतिनिधित्व के आधार पर खड़ा हुआ है और प्रतिनिधित्व 4 पिलर पर खड़ा हुआ है: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रचार माध्यम। न्यायपालिका 91 के बाद जब से कॉलेजियम सिस्टम लागू हुई, उसमें आपका कुछ भी प्रतिनिधित्व नहीं रहा और वो कॉलेजियम सिस्टम भी लगातार 93 से कंटिन्यू है। और ये करने के पीछे उनका तरीका था कि 91 में प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ। उनको लगा कि अगर ये लोग आवाज उठाकर न्यायपालिका में जाएंगे तो न्यायपालिका को पहले खत्म करो। इस कॉलेजियम सिस्टम से आज की तारीख में क्या हुआ? 10 जनवरी का आर्टिकल है 2024 का, 79% हाई कोर्ट के जज सवर्ण है। 79 समझ में आ रहा है? 80 से कम 79% हाई कोर्ट के जज अपर कास्ट के ऊंची जाति के लोग हैं। मेरा डाटा नहीं है, गवर्नमेंट का डाटा है। और ये परिणाम है कॉलेजियम सिस्टम का ये परिणाम है कि वो लोग ही तय करते हैं किसको लेना किसको नहीं लेना। तो भाई भतीजावाद तो शुरू हो गया। और ये बात 12 मार्च 2018 को जस्टिस चिलमेश्वर ने कहा कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। मैं लोकतंत्र का 4 पिलर की बात कर रहा हूं। जस्टिस चिलमेश्वर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, पारदर्शिता नहीं है और न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं है। चार जज थे उसमें, रंजन गोगोई भी उसमें ही थे, कुरियन भी उसमें थे, जस्टिस लोकुर भी उसमें थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इसे क्या मैं बताना चाहता हूं आपको, मैं पिन पॉइंट प्रिसाइजली बताना चाहूंगा। इस देश में गुर्जरों को आरक्षण चाहिए था, 72 गुर्जर शहीद हुए, नहीं मिला। पटेलों को आरक्षण चाहिए था पाटीदार को, 82 पाटीदार शहीद हुए, नहीं मिला। मीना को 17% एसटी में चाहिए था और आरक्षण चाहिए था, नहीं मिला। जाटों को चाहिए था, 17 जाट शहीद हुए, नहीं मिला। क्या बताया गया मालूम? 92 का जजमेंट हमको बताया गया, 27% वाला। 50% से आरक्षण की मर्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, ये जुडिशरी का फैसला है। और 92 से अभी तक जब सवर्णों को आरक्षण देने की बात आई, 10% सवर्णों को देने की बात आई, तो कहां गया 50% का बैरियर? 30 साल हमको चुना लगा है ना, 30 साल तक ओबीसी को चुना लगाया क्रिमिनल के नाम पर भी। तो जुडिशरी इस देश में आपको न्याय देगी, इस उम्मीद पर अगर आप हो,
बहुत भ्रम में जी रहे हो, बहुत ही भ्रम में जी रहे हो भाई। दूसरा, जुडिशरी के बाद दूसरा जो मैटर है वो कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका में 80% ऊंची जाति के लोग हैं। क्लास 1 अधिकारी 80% है। और अगर आप सोचोगे नहीं नहीं हमारे अंदर मेरिट नहीं है, उनके अंदर ज्यादा मेरिट है, कुछ लोग भ्रम में शिकार, अरे हमारे लोग पढ़ते नहीं भाई, हमारे लोग पढ़ते नहीं, इसी वजह से ऐसा होता है। ये अगर आपको लगता है तो मैं बताना चाहता हूं, बैकवर्ड क्लास के 314 बच्चों ने यूपीएससी की एग्जाम पास की 2015 में। आधे भारत के कलेक्टर बन सकते थे, आईएएस बन सकते थे, क्रीमिलियर से आउट कर दिया, नहीं मिलेगा। और लिटिल एंट्री के नाम पर नो एग्जाम नो इंटरव्यू ले लिया ना। मनोज बाजपेयी का, फिल्मी एक्टर मनोज बाजपेयी के भाई सुरजीत बाजपेयी को, काकोरी घोष को, अजय गोयल को, सौरभ मिश्रा को, लंबा लिस्ट है मेरे पास। आपके मेरिट और बच्चों को नहीं लिया गया तो मेरिट की कमी तो नहीं थी। मैं ये क्यों बता रहा हूं, ओबीसी के लोग ये कह रहे हैं कि ये सफाई कर्मी नहीं पढ़े, इसके लिए इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है, उनको कौन बताएगा भाई। एजुकेशन सिस्टम में क्या हो गया, एजुकेशन से पढ़ोगे तब तो आप प्रशासन में जाओगे। तिरुचुविला नाम के सांसद ने सवाल पूछा, राज्यसभा में सवाल पूछा, सुभाष सरकार ने जवाब दिया। 32,000 बच्चों ने आईआईएम आईआईटी की पढ़ाई बीच में छोड़ दी कि उनके माँ बाप ने कहा कि हमारी हैसियत नहीं है अभी आगे इनको पढ़ाने की, हमारी हैसियत है नहीं इनको आगे पढ़ाने की। और उसमें जो 32,000 बच्चों ने स्कूलें छोड़ी, उसमें शेड्यूल कास्ट के लगभग 5,000 बच्चे थे, ओबीसी के लगभग 9,500 बच्चे थे, आदिवासी के बच्चे 4,000 बच्चे थे। मतलब 19,000 बच्चे आपके जो क्वालिफाइड बच्चे आईआईएम आईआईटी से निकलने वाले थे। उन्होंने कहा हमारे पास अभी पढ़ाने की हैसियत नहीं है, उनके माँ बाप ने कहा। मैं प्राइमरी एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइमरी एजुकेशन वैसे ही कोलैप्स कर दिया उन्होंने, हायर एजुकेशन को भी कोलैप्स कर दिया है। तो आपके प्रशासन में जाएंगे कहां से, सवाल यह है। उनके तो जाएंगे, लिटिल एंट्री के नाम पर पहुंच जाएंगे, आपके बच्चे कहां से जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन में तो उनकी मर्जी है। मेरे को अधिकारी मिला, एक सफाई कर्मी अधिकारी मिला, बोला मातंग साहब ये हाल है कि मैं जहां सर्विस करता हूं ना, वहां मुझे कहा जाता है पानी बोतल घर से लाना, इधर का पानी यूज मत करना, पानी बोतल घर से लाना। समझ में आ रहा है आपको अधिकारी को। तो मैंने फिर क्यों आवाज क्यों नहीं उठाते, बोला नौकरी चली जाएगी। और नौकरियां है कहां, नौकरी चली जाएगी तो क्या करे। तो ये जो तरीका बनाया उन्होंने, एजुकेशन को कोलैप्स कर दिया। एक समय था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, डॉक्टर की जो एग्जाम होती थी और डॉक्टर का सिलेक्शन होता था,
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये सरकारी संस्था थी, उसमें आपका प्रतिनिधित्व था और सरकार ने उसको बदल दिया। अब क्या कर दिया 2019 में? एनएमसी कर दिया, नेशनल मेडिकल काउंसिल, स्वायत्त बॉडी। मोना साहब 21 लोग वो बैठेंगे, आपके बच्चा डॉक्टर बने या ना बने वो तय करेंगे। तो कार्यपालिका में उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दिया। 80% क्लास 1 अधिकारी उनके हैं, क्लास 2 अधिकारी 79% है। और फिर आता है विधायिका। विधायिका में 131 लोग बैठे हुए हैं। किसी के बोलने की हिम्मत है? भी हमारा सत्यानाश हो रहा है, संविधान को खत्म किए जा रहे, संविधान को जलाया जा रहा है चौरे पर। है किसी को बोलने की पार्लियामेंट में आवाज? मैं तो कई बार बोला है कि इस देश में सिखों पर कितना जुल्म हुआ खालिस्तान के नाम पर, भारत के एक भी सिख ने भारत का संविधान जलाया हो ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। क्रिश्चियनों पर डेली हमला हो रहा है, भारत का एक भी क्रिश्चियन ने संविधान को जलाया हो ऐसा मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है। मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर डेली हमला हो रहा है, लव जिहाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, देशद्रोही के नाम पर डेली हमला हो रहा है। एक भी मुसलमान ने भारत का संविधान जलाया हो ऐसा मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है। आदिवासियों को नक्सलाइट के नाम से मारा जा रहा है, एक भी आदिवासी ने भारत का संविधान जलाया हो एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास। ओबीसी ने भारत का संविधान जलाया हो, शेड्यूल कास्ट ने जलाया हो, एक भी एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं जलाया मालूम है? जो समानतावादी धर्म है उसको भारत का संविधान प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 29 तक, क्योंकि भारत के संविधान में बुनियादी उसके ऊपर है। हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हुआ क्या? हुआ क्या? 77 साल हो गया, सिंगल लाइन पर अमल हुआ, पूरा संविधान तो बाकी है। संविधान उन लोगों को पाबंदी लगा रहा है, असमानता, वैमनस्य, शोषण, उन सारे धर्मों पर पाबंदी लगा रहा है जिनको, जो बुनियादी असमानता के ऊपर है, इनइक्वालिटी के ऊपर है, शोषण के ऊपर है, वैमनस्य के ऊपर है, उनको रोक लगा रहा है, ये तुम नहीं कर सकते। इसीलिए वो हिंदू राष्ट्र जो हिंदुत्व के नाम पर बनाना चाहते हैं उनका आधार वही है। इसीलिए जंतर मंतर पर जलाया गया। ये काल्पनिक बातें मैं नहीं बता रहा हूं, आप सर्च कर सकते हो गूगल से। और जलाया तो सबको मालूम है। टेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग कितने अभी संविधान को बचाने लायक है, टेस्ट है। विधायिका का अस्त्र ये है, 80 करोड़ लोग अगर बिलो पॉवर्टी लाइन के 80 करोड़ 5 किलो चावल में मुफ्त 5 किलो दे रहा है। अबे 80 करोड़ लोग, चावल की कीमत कितना हुआ मालूम है? 20 रुपए वाला होगा तो 100 रुपए हुआ। कांग्रेस कह रही थी 2 रुपया किलो चावल देंगे, आदमी 50 किलो खरीदता था महीने में तो 100 रुपया। ये कह रहे 5 किलो मुफ्त देंगे तब भी 100 रुपया। 40 साल हो गया हम 100 रुपये के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। समझ में आ रही कुछ बातें? और लोग खुश हो रहे, मोदी है तो मुमकिन है। देश की संपत्ति अभी कितनी हो गई मालूम है? कोई मीडिया बताने वाला नहीं है। 1% के पास 73% संपत्ति है। 1% लोगों के पास 73% संपत्ति है।
इसका मतलब 99% लोगों के पास 27% संपत्ति है। अभी नीति आयोग कह रहा है नहीं नहीं, गरीबी रेखा 5 के अंदर आ गई, 5% के अंदर आ गई, लोगों का विकास हो गया। तो फिर 80 करोड़ निर्भर क्यों है आपके इसके ऊपर? और उससे भी भयानक बात यह है, जो लोग 5 किलो चावल पर निर्भर है, क्या भारत के लोकतंत्र में चुनाव में डिपॉजिट भरने लायक है? डिपॉजिट, सामान्य डिपॉजिट भरने लायक है? मतलब 80% को उन्होंने आउट कर दिया लोकतंत्र के बाहर कि आप लाइन लगाकर वोट दो केवल, और नहीं दोगे तब भी खरीद लेंगे। एडीआर का रिपोर्ट है, एडीआर का रिपोर्ट है 462 लोग करोड़पति है पार्लियामेंट के अंदर। करोड़पति मतलब 1-2 करोड़ नहीं। और 233 क्रिमिनल पार्लियामेंट के अंदर क्रिमिनल लोग बैठे हुए हैं। साधारण आदमी उनके सामने चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। न तो करोड़पति है, ना ही वो दबंग है। और उसके बावजूद भी अगर आप लड़ना चाहते हो तो ईवीएम तो है। उसके बाद आप सोचोगे नहीं नहीं हम लड़ेंगे, तो ईवीएम है, क्या कर लोगे? जो लोग चंद्रयान को यहां बैठे बैठे ऑपरेट कर सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है। और इन 77 साल में जो अभी सिचुएशन जो पैदा हो गई है, जो 5 साल से 17 साल के बच्चे, 10 साल से 17 साल के बच्चे लेबर चाइल्ड है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट पब्लिश किया, पूरे दुनिया के 12% भारत में है। 5 करोड़ बच्चे लेबर चाइल्ड के तहत भारत में काम कर रहे हैं। 5 करोड़ बच्चे। तो ये जो परिस्थितियां उन्होंने बना रखी है, भयानक परिस्थितियां बना रखी है, उन्होंने तरीके बनाए कि इन सफाई कर्मी को परमानेंट मत करो। 15,000 में क्या बच्चे को पढ़ाएंगे, क्या परवरिश करेंगे और कैसे अधिकारी बनेंगे? और बाद में बोलेंगे आपके लिए पोस्टें हैं, आपके लोग ही पढ़े लिखे नहीं मिलते, हम क्या करें? आपके लिए पोस्टें हैं, आपके लोग पढ़े लिखे मिल नहीं रहे, तो हम क्या करें? तो ये जो पूरा का पूरा मीडिया इन बातों को छापने वाला नहीं है, और मीडिया 100% उनके पास है, इसलिए आपकी कोई बात छापने वाला नहीं है। मीडिया प्रचार माध्यम 100% उनके पास है। किसी भी बहुजन समाज के व्यक्ति का चैनल है क्या? अरे 2 पेज का राष्ट्रीय अखबार है क्या? 2 पेज का राष्ट्रीय अखबार है क्या? तो मीडिया आपके नियंत्रण में नहीं है, तो सोशल मीडिया की वजह से वो लोग परेशान हो रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं जो लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, और इसकी वजह से मुद्दा जाता है समाज के बीच में, नहीं तो वो भी नहीं जाता है। समाज को अवेयर करने का बहुत बड़ा हथियार है ये हथियार। सोशल मीडिया हमारे महापुरुषों के समय नहीं था। कांचीराम साहब के समय था क्या फेसबुक, व्हाट्सएप था क्या, इंस्टाग्राम था क्या? बाबा साहब के समय में था क्या? तो अभी ये अवसर है वर्तमान में, लेकिन इसका मिसयूज हो रहा है, यूटिलाइज नहीं हो रहा है। मिसयूज ज्यादा हो रहा है, समाज के लिए यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो मीडिया आपके अखबारों में छापने वाला नहीं है, आपके मुद्दे किसी पर भी कवरेज देने वाला नहीं है। नॉन इश्यू को इश्यू कर देगा, इश्यू को नॉन इश्यू कर देगा, नॉन इश्यू को इश्यू कर देगा। तो 2 बातें आपको समझना जरूरी है, क्योंकि समय कम है, इसी वजह से ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूं, पिन पॉइंट बातें बताते जा रहा हूं।
एक है धार्मिक ध्रुवीकरण, एक है सामाजिक ध्रुवीकरण। धार्मिक ध्रुवीकरण हिंदुत्व के नाम पर करेंगे तो हिंदुत्व मजबूत होगा। तो हिंदुत्व का आधार स्तंभ है वर्ण व्यवस्था। अगर वर्ण व्यवस्था मजबूत हुई इनडायरेक्टली तो ब्राह्मण मजबूत होगा। हिंदुत्व के नाम पर ब्राह्मण मजबूत होगा। हम दोहरे चक्कर में फंसे हुए हैं। बहुजन समाज मौर्य साहब दोहरे चक्कर में फंसा हुआ है। हिंदुत्व के नाम पर अपने आप को दबंग महसूस कर रहा है दूसरों के सामने, और उसी हिंदुत्व में जाति आती है तब अपने को लाचार और कमजोर महसूस कर रहा है। साला डबल मानसिकता हमारी हो चुकी है। गर्व से को हम सब हिंदू एक दंगे फसाद में हम हिंदू के नाम पर अपने आप को और मजबूत अपने आप को बताना चाहते हैं। जैसे ही जाति में आते हैं लाचार और मजलूम दिख रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हम लड़ाई किसकी लड़े, पहले ये तो तय करो। लड़ाई किसकी लड़े? हम लोग अपनी लड़े हैं या दुश्मनों की लड़ाई लड़े हैं? तो जो धार्मिक ध्रुवीकरण से क्या होगा, हिंदू तो मजबूत होगा, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पूरी होगी और आपका सफाया होगा। ओबीसी हिंदू धार्मिक ध्रुवीकरण के लड़ रहा है और चिल्ला भी रहा है कि हमको अधिकार नहीं मिल रहा है। चिल्ला भी रहा है, मिल नहीं रहा है। तो नहीं मिल रहा है, इसके लिए जिम्मेवार भी आप हो। हमको चाहिए सामाजिक ध्रुवीकरण। अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का अगर सामाजिक ध्रुवीकरण हो गया तो बहुजन बन जाएंगे और मूल निवासी अपनी ताकत बना लेंगे और इस देश में जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। लेकिन तय तो करो, लड़ाई लड़ना कहां है, दुश्मनों की या खुद की? हम तय ही नहीं कर पा रहे लड़ाई हमको कहां लड़नी है, ये प्रॉब्लम हमारा है। और ये इग्नोरेंस में तय नहीं कर पा रहे। जानबूझकर हम उनकी लड़ाई नहीं लड़े हैं, इग्नोरेंस में। और इस धार्मिक ध्रुवीकरण का परिणाम मैं बता रहा हूं आपको क्या हुआ। एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जो अपने बच्चे उधर जा रहे हैं उनको समझना जरूरी है। आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूं जो बहुत ही भयानक एग्जाम्पल है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। गुजरात के दंगे फसाद हुए थे ना 2002 में। वकानी जी है इधर। 4 लाख मारे थे, 4 लाख। मैं 4 और सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं, ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक, सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं। उसमें सरकार ने, गुजरात सरकार ने बताया कि 2189 लोग मर गए और उसमें केवल 3 ही लोग अपर कास्ट के थे। 2 बनिया थे, एक ब्राह्मण, एक राजपूत था और ब्राह्मण 0। और बाकी मरने वाले कौन? 2186 एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी। समझ में आ रहा है? और जो गिरफ्तार हुए 1577, 33 लोग अपर कास्ट के लोग गिरफ्तार हुए और 1544 एसटी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी कोर्ट के चक्कर आज भी काट रहा है। मतलब जो हमको लड़वा रहा है, मरवा रहा है, प्लान जो बना रहा है, प्लान बनाने वाला पहले अपनी सिक्योरिटी का प्लान बनाता है, मालूम है? पहले अपनी सिक्योरिटी, इसमें मुझे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, तब प्लान बनाएगा। तो ये जो अगर आप हिंदू राष्ट्र की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो आप अपने बच्चों के भविष्य को खत्म करना चाहते हो। इतना भयानक परिस्थितियां पैदा हो गई। अब राजकोट की एक जज ने, तखत सिंह देवड़ा ने जजमेंट दिया है और निर्णय का आधार बनाया कि मनुस्मृति का प्रकरण 8 और श्लोक नंबर 158 के तहत उन्होंने लिखित जजमेंट दिया कि ये मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है, इसके आधार पर मैं जजमेंट दे रहा हूं। मतलब जुडिशरी जजमेंट दे रही है मनुस्मृति के आधार पर। और मनु का पुतला तो जयपुर में लगा हुआ है, आपको मालूम है। तो आपका न्यायपालिका में कोई वजूद नहीं, आपका कार्यपालिका में कोई वजूद नहीं, आपका विधायिका में कोई वजूद नहीं,
5% लोगों की 3 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कांग्रेस बनाने वाले भी वही, गांधी, गोखले, अगरकर, लालपाल बाल तिलक, गांधी, गोखले, अगरकर, और उसके बाद आरएसएस बनाने वाले वही, डॉक्टर हेडगेवार, गुरु गोलवलकर, बाला साहब देवव्रत, सुदर्शन भागवत, और बीजेपी बनाने वाले भी वही। और बीजेपी से पहले जनसंघ था, और जनसंघ क्यों बना? प्रतिक्रिया में जनसंघ बना, याद रखो। जब 10 अक्टूबर 1951 में बाबा साहब ने इस्तीफा दिया ना ओबीसी के लिए, तो 21 अक्टूबर 1951 में जनसंघ बना, 10 दिन के बाद, कि कहीं ओबीसी बाबा साहब के साथ खड़े न हो जाए। देश में लोकतंत्र है ही नहीं, निष्पक्ष चुनाव नहीं होता। 28 अक्टूबर 1951 बाबा साहब अम्बेडकर ने लुधियाना के पंजाब में कहा है, डीएवी कॉलेज में स्पीच किया, भारत के लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा। भारत के लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा? तो उन्होंने बताया, किसी देश में अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो 2 पूर्व शर्त है। नंबर 1, मजबूत विरोध पक्ष होना चाहिए, और चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। 2 बातें बताई। भारत में यूरेशियन ब्राह्मणों ने मजबूत विरोध पक्ष पैदा करने ही नहीं दिया। एक समय मुस्लिम लीग था, 33.5% रिजर्वेशन था मुस्लिम लीग मुसलमानों को। अगर एससी एसटी को मिला 22.5, कितना हो जाता? 56। ओबीसी मिलता तो उनका व्यवस्था समानतावादी खत्म हो गया। मुस्लिम लीग को भेज दिया वहां। मेरे को एक बार ये श्रेष्ठ कुलश्रेष्ठ है ना, जो आरएसएस का, वो आमने सामने टीवी पर आ गया। तो आप मुसलमानों को साथ में क्यों लेते हो? तो मैंने क्यों नहीं लाना? अरे इन्होंने देश को तोड़ा। मैंने कहा, पंडित जी आप लोगों ने 11 बार देश को तोड़ा है, मालूम है? सम्राट अशोक के समय अफगानिस्तान तक भारत था, अफगानिस्तान अलग हो गया, बलूचिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। क्यों? मुसलमानों की आबादी और मुसलमानों का आधार इक्वालिटी, और तुम्हारा आधार असमानतावादी सिस्टम, इनइक्वालिटी की। इस देश को, आपकी सिस्टम को बचाने के लिए 11 बार भारत को तोड़ दिया। इधर आ जाओ, नेपाल को अलग कर दिया, बुद्ध की जन्मभूमि को, श्रीलंका को अलग कर दिया, म्यांमार को अलग कर दिया, इंडोनेशिया को अलग कर दिया, भूटान को अलग कर दिया। क्यों? बुद्धिस्ट कंट्री, बुद्धिज्म का आधार समानता का है, और तुम्हारी असमानता का 11 बार भारत को आप लोगों ने तोड़ा है। 47 में देश का टुकड़े हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री था। बांग्लादेश का टुकड़ा हुआ, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। तो 11 बार आपने तोड़ा है। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस विरोध पक्ष में थे, उनको भी हटाया। फिर बाबा साहब अम्बेडकर विरोध पक्ष में थे, उनको भी हटाया। है कहां विरोध पक्ष? दोनों पार्टियों की पॉलिसी सेम है। फिर उन्होंने 62 का चुनाव जीतने के लिए युद्ध करवा दिया, 65 में फिर युद्ध करवा दिया, 71 में युद्ध करवा दिया, कारगिल तक चलता आया, पुलवामा तक। तो है का विरोध पक्ष? कांग्रेस इस देश में जाति जनगणना नहीं करने देती थी, तो बीजेपी करने दे रही है क्या? कांग्रेस ने क्रिमिलेयर नहीं हटाया, बीजेपी ने हटा दिया क्या? कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया, बीजेपी अमल कर रही है। कांग्रेस ने एससीजेड शुरू कर दिया, बीजेपी अमल कर रही है। कांग्रेस ने रिजर्वेशन का नॉन इंप्लीमेंटेशन किया, बीजेपी बोलती है होना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस ने एफडीआई लागू किया, बीजेपी अमल कर दिया। कांग्रेस सरकारी जमीन टोकन रेट पर देना शुरू किया, बीजेपी दे रही है। 13 एयरपोर्ट बेचे ना अभी आपके उत्तर प्रदेश की एयरपोर्ट की, लखनऊ एयरपोर्ट की इनकम कितना है मोरे साहब? सालाना 126 करोड़।
और बेचा कितने में? 47,000 करोड़ में। लेते ही अडानी को मतलब 80 करोड़ का फायदा 50 साल के लिए। ऐसे ही नंबर 1 बन गया क्या? दिल्ली का एयरपोर्ट है ना, 6000 एकड़ जमीन है। मतलब इस सिस्टम को आप समझना जरूरी होगा। अगर नहीं समझे तो आप अपनी लड़ाई लड़ नहीं सकते, और अगर लड़ाई नहीं लड़ सकते तो आप अपने दुश्मनों की लड़ाई लड़ोगे तो दुश्मन मजबूत होगा। अगर तय करोगे लड़ाई किन की लड़नी है, अगर तय कर लिया कि हमारी लड़ाई लड़नी है, तो हमारे बच्चे आजाद हो सकते हैं। सबसे निम्न कक्षा का काम था ना सफाई करना, सबसे निम्न कक्षा का गंदगी उठाना। उसमें भी कच्चे में भर्तियां हैं, अभी कच्चे में भर्तियां है नहीं, अभी बेरोजगार घूम रहे हैं। 1/3 लोग बेरोजगार है अभी भारत में, रिपोर्ट आ गया है। 1/3 लोग बेरोजगार है। तो ये जो इस लड़ाई का हमने तय किया, अगर आप मैन टू मैन तो कैडर का काम कर सकते हो, मैन टू कैडर टू क्राउड का जब तक काम नहीं करोगे, मैन टू मसीस का काम नहीं करोगे, ना जन आंदोलन कर सकते हो, ना आप राजनीति में कामयाब हो सकते हो। क्योंकि जन समर्थन के बगैर आप कामयाब हो नहीं सकते, जन समर्थन के बगैर कामयाब नहीं हो सकते। तो इस सफाई कर्मी जातियों को मैंने एनालिसिस किया, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक है, गुजरात से लेकर बंगाल की बॉर्डर तक है, और हर वार्ड में 100 लोग हैं। मैं दिल्ली में 1 महीना घूमा, 254 वार्ड है, बलराज जी ने लेके गए। सुबह सुबह 50-100 लोग उधर ही आ जाते हैं अटेंडेंस के लिए। पूरे भारत में 1 लाख पॉइंट है, सुबह इकट्ठा होते प्लस पॉइंट है, लेकिन रोजगार के लिए, पेट के लिए, समाज के लिए नहीं। अगर मुस्लिम महिलाएं जगह जगह साइन बाग करवा सकती है अपने बच्चों को बचाने के लिए, तो ये सफाई कर्मी 1 लाख पॉइंट पर, समझ में आया? एक साथ मोर्चा नहीं खोल सकते क्या? ये ताकत बनाने का मामला है, कैटेगराइजेशन का मामला नहीं है। ये हमारी लड़ाई लड़ने का मामला है। इंटेलेक्चुअल लोग ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं। जब तक पॉलिसी मेकिंग में नहीं जाएंगे कुछ भी होने वाला नहीं है। कितना भी चिल्लाते रहो, पॉलिसी मेकिंग में नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी को भी इंडिविजुअली ट्यूशन नहीं पढ़ाया। पॉलिसी ऐसे बनाई, मरने के बाद करोड़ों लोग एजुकेटेड हो रहे हैं। किसी को आर्थिक मदद नहीं की बाबा साहब अम्बेडकर ने, पॉलिसी ऐसे बनाई, करोड़ों लोग करोड़पति बन गए। गांव में चलने का अधिकार नहीं था, करोड़ों की कोठियां बनाकर बैठे हुए। रोड पर चलने का अधिकार नहीं था, लाल बत्ती की गाड़ियों में घूमते दिख रहे हैं। हमारा समाज पॉलिसी मेकिंग में क्या है? डिमांडिंग में है, कमांडिंग में नहीं है। अरे साहू जी महाराज ने रिजर्वेशन दिया, कमांडिंग में दिया, और वही मराठा जब मांग रहे थे डिमांड में थे। देने वाले लोगों, मतलब उन जिनके पुरखे देने लायक थे, उनके वंशज मांगने लायक बन गए थे। समझोगे नहीं तो दुश्मन आपका सब कुछ खत्म कर देगा। साथियों, समय ज्यादा हो गया है, ज्यादा बात ना करते हुए, समय का ध्यान रखते हुए बात यही समाप्त करता हूं। सेकंड सत्र में जो बाकी रह गई होगी बातें वो कवर करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। जय मुलाजी।